हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भारत जय अर्जक। जो शिक्षा नीति बनाई वो देश के सामने पेश किया। तत्पश्चात समय समय पर हम लोग जहाँ जहाँ अर्जक संघ को ले गए वहाँ प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य की राजधानियों में, दिल्ली और पटना में कई बार, लखनऊ में भी कई बार अपनी शिक्षा संबंधी जो मांग है, जो देश के हित में है, आप सुन रहे हैं कि देश में एक इलेक्शन होना चाहिए, देश में एक टैक्स होना चाहिए और लागू हो गया। तो सवाल अपने आप हमारा शिक्षा का ऊपर चला जाता है। हम जो है कि बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बड़ी मुश्किल से शिक्षा का अवसर मिला तो उन्होंने दिखा दिया कि विश्व में सबसे ज्यादा योग्यता का उन्हें प्रमाण पत्र मिला और विश्व ऑफ नॉलेज दुनिया के वो एक सबसे विद्वान व्यक्ति और महापुरुष बनकर हमारे सामने आए। ये शिक्षा का ही देन है। अगर वो शिक्षित नहीं होते तो कभी भी उन्हें संविधान बनाने का अवसर नहीं मिलता। यदि कोई भी देश दुनिया में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महान देश बनना चाहता है, विकसित देश बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले शिक्षा पर ही ध्यान देना होगा। दुनिया के तमाम देशों ने बहुत कम आर्थिक संसाधन होने के बावजूद शिक्षा पर सबसे ज्यादा धन खर्च करके और उस देश की शिक्षा को समान और मुफ्त करके आज वो हमसे बहुत आगे निकल गए। परंतु हमारे देश में सकल भौतिक, भौगोलिक और आर्थिक साधन मौजूद होने के बावजूद भी हमारी सरकारों ने शिक्षा को पर विशेष ध्यान नहीं दिया और शिक्षा जो भी बनाई वो पाखंड और अंधविश्वास, विवेक, बुद्धि और तर्क रहित बनाई। विवेक, बुद्धि और तर्क और विज्ञान रहित शिक्षा से पाखंडवाद और अंधविश्वास पैदा होता है, वैज्ञानिक पैदा नहीं हो सकते हैं, पाखंडी ही लोग पैदा होंगे। इसीलिए हमारे देश में पाखंडी लोग पैदा हो रहे हैं, वैज्ञानिक लोग पैदा नहीं हो रहे हैं। हम सुई से लेकर और हवाई जहाज तक का जो भी आविष्कार हुआ दुनिया के तमाम छोटे से लेकर बड़े देशों ने बनाया। और हमने क्या बनाया? हम से भगवान पैदा करते रहे, देवी देवता ही पैदा करते रहे। साथियों, शिक्षा पे सभी लोगों को और इस देश को प्रथम आवश्यकता समझते हुए
सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा पर देना होगा और इस देश की सारी शिक्षा को एक समान करके उसे मुफ्त करना होगा। मुफ्त इसलिए करना होगा कि इस देश के 71% लोग सरकारी आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे हैं और ये जो वर्तमान सरकार है यह शिक्षा को दिन प्रतिदिन इतनी महंगी करती जा रही है कि 71% जो इस देश का कमेरा वर्ग है उसके बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अतीत में अभी 150 वर्ष ये हुए, 150 वर्ष से अधिक मुझे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं दिया गया। अभी 150 सालों से मुझे जो कुछ शिक्षा का अधिकार मिला, हमारे बच्चों ने, हमारे पुरखों ने रात दिन मेहनत करके और इस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए कि आज जिन्हें हजारों साल से जिनका शिक्षा पर अधिकार था वो उनका सामना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में एक समान और निःशुल्क शिक्षा हो और शिक्षा वैज्ञानिक हो, बुद्ध विवेक और तर्कयुक्त हो। हमें पाखंडी भेदभाव वाली शिक्षा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम सब लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दिल्ली का एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से देश की जनता ने जो आवाज लगाई, उस आवाज का परिणाम भले ही कुछ दिनों के बाद मिला हो, लेकिन परिणाम अगर सच्चाई की आवाज उठाई गई है तो सरकार को झुकना पड़ा है और वो बात मानी गई है। इसी जंतर मंत्र से देश की आजादी की लड़ाई जब हमारे पुरखों ने उठाई, देश को आजाद होना पड़ा। आरक्षण जो समान शिक्षा की बात और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, मुझे पूरा विश्वास है कि समय जो भी लगे, लेकिन ये आरक्षण का ये मिशन और ये मांग एक ना एक दिन जरूर पूरी होगी और हम सब लोगों को अगर अपने बच्चों का देश का भविष्य बनाना है तो हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें इनका अनाज नहीं चाहिए, हमें मिड डे मील नहीं चाहिए, हमें बच्चों को ड्रेस और जूते मोजे नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक समान शिक्षा दे दो, हमें एक समान और मुफ्त शिक्षा दे दो। हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे भारत में अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो दुनिया के तमाम देशों में जाकर इतना पैसा विदेशों से इस देश में भर देंगे कि जो अभी तक देश आर्थिक रूप से जो तुमने गरीबी में इसे ढकेल दिया है उसे अमीरी की ओर बढ़ा देंगे। ऐसा हुनर हमारे बच्चों में आ जाएगा। और एक बात कहना चाहते हैं कि आज जो साक्षात्कार है वो वही है एक द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा काटने वाला। हम शिक्षा से और सरकारी सेवाओं से साक्षात्कार बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारी परीक्षा 2 बार नहीं 3 बार आप करवा लीजिए, लेकिन शिक्षा से साक्षात्कार कंपटीशन में या नौकरियों में बिल्कुल समान होना चाहिए। अभी क्या है, केंद्रीय शिक्षा के अलग पुस्तकें हैं, उनका अलग पाठ्यक्रम है। देश के जो राज्य हैं उनकी पुस्तकें अलग है, उनका अलग पाठ्यक्रम है। और जब कंपटीशन कोई होता है, अगर राज कर्मचारी का होता है तो केंद्रीय बोर्ड के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो मात खा जाते हैं। और जब राष्ट्रीय स्तर का कोई चयन होता है तो उनके केंद्रीय विद्यालयों में पढ़े हुए बच्चे प्रश्न पत्र बनाते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे निकल जाते हैं और राज्य के बच्चे पिछड़ जाते हैं। जब एक पुस्तक होगी, एक पाठ्यक्रम होगा, तब आ जाओ दंगल में कौन आगे निकलता है, कौन किसको पछाड़ सकता है। सही ज्ञान का परीक्षण तभी होगा जब एक समान शिक्षा होगी। कि जब किसान आपसी बंटवारे से इतनी छोटी जोत में आ जाएगा कि वो तथा उसका परिवार उस अपनी छोटी जोत की जमीन को खुद जोत बोलेगा, तब मजदूरों की कोई जरूरत नहीं होगी। मजदूर एक दिन की मजदूरी के लिए इधर उधर भटकेगा। वो स्थिति भारत में आ गई कि भारत में इस समय लगभग 32 करोड़ परिवार निवास करते हैं। 22 करोड़ 20 लाख परिवार
एकदम जो है 1 एकड़ से नीचे की जोत में आ गए हैं। कृषि के लिए हमने लिखा है कि भूमि की हदबंदी एवं बढ़ता परिवार तथा औद्योगिक उत्पादों के बढ़ते दाम उक्त किसानों की संपन्नता छीन ले रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी ने किसानों की स्तर तक पहुंचा दिया कि आज प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि 1 हेक्टेयर का 10वां हिस्सा माने कच्चा 1 बीघा एक आदमी हिस्सा पड़ रहा है। जो जितने छोटा किसान होगा उसके सामने उतने अधिक समस्या होगी। न वो जुताई के लिए एक जोड़ी बैल का सिंगल बैल रख सकता है, न टाइम से उसमें अच्छी खाद भी दवाओं की व्यवस्था कर सकता है। स्थिति ये होगी कि जिस अनुपात में आबादी बढ़ेगी उसी अनुपात में खेत महंगा होता जाएगा, खेत की उर्वरता क्षीण होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उत्पादन शून्य हो जाएगा और किसान भूखों मरने लगेगा। और उसके बाद सेम कंडीशन वह है कि व्यवसायी जब किसान के पास नहीं रहेगा व्यवसाय का सामान कौन खरीदेगा। नौकरी पेशा में यही है कि नौकरियां सब निजीकरण में चली जा रही, जहां हमको 50,000 60,000 वेतन मिलना चाहिए, 10,000 12,000 मिल रहे, हम खुद नहीं जी सकते हैं तो अपने बीवी बच्चों को क्या जिलाओगे। एक फ्रांस का उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहिए। 1848 में लुई फिलिप ने फ्रांस में ऐसी परिस्थितियां कायम कर दी, वहाँ 40 लाख लोग नंगे रोड पे आ गए। 50 लाख लोग जिसमें गुंडे अपराधी दबायब इस किस्म के लोग थे, 50 लाख लोग नंगे थे जो अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने चीथड़ों में लिपटे हुए शहर से देहात और देहात से शहर की तरफ रोजगार की तलाश में भाग रहे थे। ऐसे किस्म के लोग जो है लुई फिलिप के शासन प्रणाली और टैक्स से उब चुके थे। और जमींदार तबके के लोग जिनकी कृषि भूदासों कचरों तथा डेली के मजदूरों से होती थी, ऐसे लोग लुई फिलिप के शासन प्रणाली से उब चुके थे। वहां 90 लाख लोगों ने मिलकर क्रांति किया। उस क्रांति का ये परिणाम निकला कि एक सस्ती सरकार वहां बनी। उस सस्ती सरकार ने भूदासों के नाम जमीन अलॉट की गई, टैक्स वापस लिया गया। वहां तो उत्पादन के साधन लोगों को मिले, लोगों ने मेहनत किया, लोग खुशहाल हो गए। लेकिन भारत के बारे में हमने किताब में लिखा, परिचय में भी लिखा कि यहाँ तो कितनी भी सस्ती सरकार बना दी जाए फिर भी भूख से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। कारण यहाँ लोगों के पास उत्पादन के साधन नहीं। लोग 10 बिस्वा 5 बिस्वा 1 बीघे 2 बीघे के किसान हैं। अगर भविष्य में इनके लिए उत्पादन के साधनों का निर्माण नहीं किया गया, इनको पूरी दुनिया की कोई ताकत मरने से रोक नहीं पाएगी। सबसे मेहनतगार ये संगठन साबित हुआ है, क्योंकि यार एक बातों को बड़ा अपने तरतीब ढंग से बताता है। और अर्जक संघ के बात से मुझे लगता है एक गुंगा भी बोलना चालू कर देगा, क्योंकि ये मुंह में जुबान डालने का काम करता है। क्या मैं सच बोल रही हूँ? भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 45 था, जिसमें था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, जिसको सरकार को लागू करने के लिए बाध्यता नहीं थी। उसके मर्जी पर था कि लागू करे न लागू करे। उसमें था स्टेट शैल इंडिविजुअल टू प्रोवाइड फ्री एंड कंप्लीट एजुकेशन टू ईच द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। मैंने सरकार की फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फ्रॉम 10 ईयर्स विद इन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर जो भी सरकार बनेगी वो 10-14 साल के सभी बच्चियों को अनिवार्य रूप से पढ़ाएगी। यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, जो सरकार की जिम्मेदारियों में से थी, उसका संशोधन कर दिया गया। और अब जो है ये जो ड्यूटी ऑफ सिटीजन है, आर्टिकल 51A में अंतिम पैरा में जोड़ दिया गया कि सभी की जो नागरिकों की ये दायित्व, नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जो उनका दायित्व था उसको उन्होंने खत्म कर दिया और आप पर जिम्मा दे दिया। अरे भाई, हमें इतना ज्ञान होता तो आपसे मांगना पड़ता क्या? तो कहने का मतलब संविधान संशोधन ये हमारे लिए घातक हुआ। संविधान वो लागू होना चाहिए था। अगर 1950 में संविधान लागू हुआ, अगर 60 में भी वो कानून बन गया होता तो आज जो स्थिति है वो अनपढ़ों की स्थिति नहीं होती। और शिक्षा जो वैज्ञानिकपूर्ण होना चाहिए, तार्किकपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि हम क्या, क्यों और कैसे के बारे में जान सकें।
यहाँ तो इसकी शिक्षा ही नहीं है। हम विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी त्योहार हमारे समाज पर थोपे गए, इस पैसे को शिक्षा पर खर्च करो तो शायद हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। बाबा साहब ने यह भी कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार तो अपने बलबूते पर लड़कर छीना जाता है। अब लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है सिर्फ वोट की, और तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं, न दुलाली बंदूक है न राइफल है। सिर्फ अधिकार तुम्हें दे गए बाबा साहब अम्बेडकर, वोट का अधिकार दे गए। पलट दो, न ताज चाहिए न तख्त चाहिए, न ताज चाहिए न तख्त चाहिए। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा सख्त चाहिए, शिक्षा सख्त चाहिए। कि सम शिक्षा अधिकार का मतलब क्या है? कि आप सभी देशवासियों को, सभी मूल निवासियों को, सभी उपेक्षित और कमजोर लोगों को बराबरी का शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। क्या आपका बेटा जज नहीं बन सकता है? क्यों? मालूम है, आपके बेटे को यदि आपने LLB की पढ़ाई करवा भी दिया किसी प्रकार से, तो जो सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपका नहीं है, होने नहीं देगा। गलती से अगर हो भी गया तो आपको शायद मालूम नहीं है। आपके सामने जो बैठे रिटायर्ड जज साहब हैं, ये बताए नहीं, मैं इनके बारे में सुना, मुझे मेरे साथ चर्चा हुआ, रात में मेरे पास ही थे। ये कह रहे थे कि वहां किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। ये प्रताड़ना कैसे झेलते हैं ये लोग, ये इसके लिए जरूरी है। समय नहीं है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इनको मुझे बोलने का मन था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को मजबूती से रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे समाज के बुजुर्ग साथी आए हुए हैं, इससे कई गुना ज्यादा नौजवान साथियों को आना पड़ेगा इस आंदोलन में। यहाँ ये अधिकार तभी मिलेगा। जैसे भोजन की जरूरत होती है ना, उसी तरह हमें शिक्षा की पहली जरूरत हमारी शिक्षा है। आज इंसानियत के बीच में जो दरारें डाल दी गई है, पुरुष, मर्द, दलित, श्रवण जाति, ब्राह्मण, इन सब चीजों को एक ही चीज अर्जित कर सकता है इसी माध्यम से, वो है शिक्षा। और ये शिक्षा जब तक हम अर्जित नहीं करेंगे, तब तक ये समानता हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर नहीं हो सकती है। भाइयों, इस देश में जब जब भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब जब भाजपा की सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई है और देश के उथल पुथल स्थिति में डालने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है सत्ता के हथियारों से। और उस साजिश को तोड़ने के लिए अगर इस देश में बहुत बड़ा सैद्धांतिक, संवैधानिक अगर कोई संगठन है, उसका नाम अर्जक संघ है। अर्जक संघ कारवां लेकर के चला है 1 जून 68 से, जो विश्व के विद्वान और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महामानव राम स्वरूप वर्मा ने 1 जून 68 को स्थापना करके और इस दुनिया को झकझोर करके रख दिया। और भाइयों, आज एक बड़ी साजिश चल रही है, एक देश एक चुनाव। अरे भाई, एक देश एक चुनाव कर रहा है तो ये बता, सबसे पहले कर दो एक ट्रेन और एक यात्री, तो 2 रंग के करते हो, 3 रंग के कर देते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो एक ट्रेन और 1 रंग के यात्री करके पहले दिखाओ। एक विद्यालय है और 1 रंग के शिक्षक स्थापित करे, और ये जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अंधविश्वास, चमत्कार, रूढ़िवाद जैसी भ्रामक वायरस है, उससे मुक्त वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाई जाए। यही अर्जक संघ कर रहा है। और भाइयों, अर्जक संघ के नेता, विश्व के विद्वान और पूर्व सांसद हमारे चौधरी महाराज सिंह भारती ने इस दुनिया के सामने चुनौतीपूर्ण सवाल रखा और सृष्टि और प्रलय किताब नाम करके रचना करके, जिसका आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुआ जो जवाब दे सके। इसलिए भाइयों, अर्जक संघ का कारवां रुकने वाला नहीं है।
ये जो जितने जंबाज साथी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमारा इतिहास रहा है, कुर्बानी दो और इतिहास स्थापित करो और देश की हालत में सुधार करो। 70 के दशक में जाओ, इतने निजीकरण जो है, स्कूल नहीं थे, शिक्षा का निजीकरण नहीं था, तो उसी स्कूल से हमारे डीएम आईपीएस बनते थे कि नहीं बनते थे। लेकिन आज उस स्कूल को ऐसा बना दिया गया। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक घोषणा कर दिया गया है कि जिस स्कूल में 50 बच्चे हैं, उसके नीचे उस स्कूल को बंद कर दिया जाए। उसकी संख्या 27,000 है। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, इस 27,000 जब स्कूल बंद करोगे, वो किसका बंद करोगे? ये निजी स्कूलों को तो बंद करोगे नहीं, कॉन्वेंट जोसेफ स्कूल को तो बंद करोगे नहीं, करोगे उन्हीं स्कूल को जिसमें हमारे गरीब के बच्चे जाते थे। और जब उसको दूर कर दोगे, समायोजित कर दोगे, तो वो बच्चा जो है दूर पढ़ने नहीं जाएगा। अंत में होगा क्या? वो पढ़ाई से दूर हो जाएगा। ये आज हमारे शिक्षा पर खतरा है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा अध्यक्ष कहता है शिक्षा में समानता होनी चाहिए। शिक्षा जो है कभी भी ऐसा न हो कि दक्षिण भारत में कुछ और पढ़ाया जाए और उत्तर भारत में कुछ और पढ़ाया जाए और पूर्व भारत में कुछ और पढ़ाया जाए। इससे हमारा देश बटेगा, एक नहीं होगा। शिक्षा एक होनी चाहिए, भले भाषा उन्हीं की हो। अगर दक्षिण भारत में अगर बालाजी पढ़ाया जाता है इंटरमीडिएट को, तो बालाजी वही पाठ्यक्रम जो है उत्तर भारत में भी होनी चाहिए। भले यहाँ हिंदी हो, वहाँ जो है तेलुगु में हो, मलयालम में हो। और जब नहीं करोगे तो आपके सामने है दक्षिण भारत और उत्तर भारत के विचारधारा कभी एक नहीं होंगे। आज उत्तर भारत में जो है कि पाठ्यक्रम में राम की गुण गाई जाती है ना? और दक्षिण भारत में किसकी गुण गाई जाती है? रावण की गुण गाई जाती है। बताओ, भारत एक होगा? नहीं होगा ना। तो हमारे अध्यक्ष संघ का कहना है कि जो विवादित है उसको किसी भी पाठ्यक्रम में न रखा जाए, उसको जो है पाठ्यक्रम से दूर रखा जाए। तब तो हमारी शिक्षा में एकता आएगी और देशभक्ति आएगी, राष्ट्रभक्ति आएगी, जैसा कि हमारे अध्यक्ष संघ का कहना है। अभी हम देवरिया में थे। देवरिया में एक अध्यापक ने बताया कि वो शिशु शिक्षा मंदिर है, वो आरएसएस का है। वो वहां पर प्रार्थना हो रहा था। किसमें हो रहा? क्या प्रार्थना हो रहा था? बाल समय रवि भक्त लियो, तीनों लोक भयो अधियारो। ये प्रार्थना हो रहा था देवरिया जिले के स्कूल में। अब बताइए, जहां पर कि हमारे भारत के महिला तक अंतरिक्ष में टहल रही है अपने वैज्ञानिक सोच के बल पर, आज जो है 2024 में आप जो है बच्चे को पढ़ा रहे हो, बाल समय रवि भक्त लियो, प्रार्थना करा रहे हो। तो हमारे अध्यक्ष संघ का कहना है, अगर देशभक्ति लाना है, अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम जताना है, तो ऐसे पाठ्यक्रम को शिक्षा से दूर रखा जाए। वैसे भी हम कहते हैं कि धर्म से, शिक्षा से दूरी बनाओ। कोई किसी प्रकार का धर्म शिक्षा के अंदर न हो, और शिक्षा जो भी हो वो वैज्ञानिक तरीके का हो, वैज्ञानिक सोच का हो, उसमें अंधविश्वास न हो, उसमें पाखंड न हो, उसमें आडंबर न हो। अगर ये तरह से शिक्षा इससे दूर बना के रखा जाएगा तो निश्चित है हमारा भारत चाइना, रूस क्या पूरे दुनिया को टक्कर दे सकता है विज्ञान में। और आपने नहीं किया, इसी का परिणाम था कि आज हमारे भारत के अंदर एक भी वैज्ञानिक खोजी नहीं आए। आज के डेट तक 2024 बता रहा हूं मैं, वैज्ञानिक हैं लेकिन खोजी वैज्ञानिक एक भी नहीं हुए। सारे खोजी वैज्ञानिक विदेशों में हुए, जहां पर कि
विज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम होता है, आडंबर पाखंड से दूर होता है, इसलिए वहां पर जो है वैज्ञानिक पैदा हुए और हमारे यहाँ जो है पुजारी पैदा हुए, घंट बजाने वाले पैदा हुए, और आज उसी की देन है कि क्या क्या खिला रहे हैं, मैं उस पर जाना चाहता। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, अन्य छत्तीसगढ़, अन्य प्रांतों से पधारे क्रांतिकारी अर्जक साथियों, अर्जक संघ की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि अर्जक कौम जो शारीरिक श्रम करती है और जिसका 95% जिस कौम में स्त्री पुरुष शारीरिक श्रम करते हैं उसको अर्जक कहा जाता है। तो अर्जकों की दरिद्रता और निरादर को देख करके अर्जक संघ की स्थापना हुई। तमाम अन्य कारणों के साथ इसमें अंधविश्वास, पाखंड, भागबाद, पुनर्जन्म, ऊंच नीच, छुआछूत, चमत्कार के साथ साथ शिक्षा की दुर्गत भी अर्जकों के निरादर और दरिद्रता में बहुत बड़ी बाधा है। तो अपने प्रारंभ काल से ही अर्जक संघ ने और अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था कि अर्जकों के निरादर और दरिद्रता और तमाम समस्याओं का एक साथ निवारण करने के लिए, एक साथ उन्मूलन करने के लिए हमें एक समान और निःशुल्क शिक्षा चाहिए। देश में सारी शिक्षा एक समान और निःशुल्क, राष्ट्रपति, डीएम का बेटा या निर्धन की हो संतान, भेदभाव, पाखंड रहे, शिक्षा मुक्त व एक समान। इतना भेदभाव यूनिवर्सिटियों में है कि तमाम अर्जक छात्र छात्राओं को प्रतिभावान होते हुए भी आत्महत्याएं करनी पड़ रही है। जैसे कि पूर्व के काल में द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया, एकलव्य का कर्ण को भगा दिया पाठशाला से, शंभू का सिर काट लिया गया। ये काल्पनिक कथाएं भले हों, लेकिन प्राचीन समाज की ये बस स्थिति को अवगत कराती है। तो उसी तरह आज भी तमाम कुलपति बैठे हुए हैं, सब ज़्यादातर अनर्जक लोग, क्योंकि गवर्नमेंट अनर्जक प्रो रही है, अनर्जकों की सहायक रही है, जितनी भी सत्ताएं आई ज़्यादातर, और उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बनाए। आरक्षण मिला, लेकिन आरक्षण में कह दिया कि एकल पद पे आरक्षण नहीं होगा। तो प्रधानाचार्य का पद एकल होता है, वाइस चांसलर कुलपति का पद एकल होता है, तो सारे देश में कुलपति अनर्जक होंगे, सवर्ण होंगे, सारे प्रधानाचार्य सवर्ण होंगे, सभी जो HOD है एकल पद है, सभी वही होंगे, और भी विभागाध्यक्ष एकल पद है, सभी वही होंगे अनर्जक। तो अर्जकों को न्याय मिलना बिल्कुल असंभव है। तो ऐसी स्थिति में पहले तो महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था कि अर्जकों के लिए जो भी हमारे योजनाएं बनाई जाए उनका सुपरविजन, उनका निरीक्षण अर्जक ही करें। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा, उसका अध्यक्ष सवर्ण होगा, और अनुसूचित जाति आयोग बनेगा, सवर्ण बना दिया जाएगा अध्यक्ष। तो इसी तरीके से जब एक समान सारे देश में शिक्षा होगी और शिक्षा भी उद्देश्य पर होगी। अभी बहुत लोगों ने वक्ताओं ने बताया कि पढ़ाया जाएगा गणेश, वो बच्चे का सिर काट के हाथी लगा दिया है और हनुमान सूर खा गया। जब हम पढ़ते थे तो हाई स्कूल तक प्रत्येक क्लास में एक पाठ महाभारत का और एक रामायण से संबंधित होता था, जो पाखंड पर आधारित रहता था। तो अर्जक संघ ने ये भी बताया शिक्षा कैसी होगी। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयता की, नागरिकता की, और ये भूगोल की और गणित की और भाषा की शिक्षा दी जाएगी। और इसके बाद 10वीं शिक्षा के बाद अगर किसी बच्चे का पढ़ने में रुचि नहीं है, किसी व्यवसाय में रुचि है, तो उसका व्यवसाय में जिस व्यवसाय में रुचि है उसका प्रशिक्षण दे करके और उसको सामग्री यानी मशीनरी और कच्चा माल उपलब्ध करा करके, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी हुई कच्चा माल और मशीनरी उपलब्ध कराएगा, और वो अपना पूरा जीवन सफलतापूर्वक काट लेगा। अगर किसी की रुचि है तो प्राथमिक शिक्षा के बाद शिक्षा के 2 भाग किए जाए। अर्जक संघ का मतलब है, पहला भाग उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। दूसरा तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, जिनको ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है तो व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार का जीवन यापन सकुशल कर सकते हैं।
और तमाम अन्य समस्याएं, बेरोजगारी अच्छी शिक्षा से समाप्त हो जाएगी और ये चोरी छीना झपटी समाप्त हो जाएगी। व्यसन जो है, दुर्व्यसन नशा आदि का फुर्सत में नहीं रहेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएगा। और जो अच्छी राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जाएगी, राष्ट्रीय एकता की भावना उसमें आएगी, क्योंकि आरक्षक संघ का ध्येय वाक्य ये भी है कि शिक्षा का उद्देश्य महान, राष्ट्रीय एकता, स्वावलंबन और स्वाभिमान। जब राष्ट्रीय एकता आएगी तो उसमें छुआछूत भेदभाव नहीं रहेगा। जो हमारे गांव में और घरों में जात पात के हिसाब से कि मूछ रख ली तो उसकी गर्दन काट ली, घोड़ी बैठ गया उसको मारा पीटी करी, अच्छे कपड़ा पहने कहीं पानी पी लिया तो उसकी गर्दन काट दी, तो इस तरह की भी समस्याएं समूल नष्ट हो जाएंगी। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव उससे आएगा और देश की जीडीपी, ये देश का विकास क्योंकि इतना संसाधन से भरपूर है, हम विश्व के बाहर कई देशों में, दर्जनों देशों में, लेकिन संसाधन, इतने अच्छे संसाधन किसी भी देश में नहीं। इतनी उबड़ खाबड़ जमीनें हैं और जैसे अमेरिका में है वहाँ वर्षा ऋतु नहीं होती, नेट पे देख लेना, वर्षा ऋतु ही नहीं लिखा पड़ेगा। तो और जमीन बहुत उटपटांग है, ऐसे सब जगह है। जापान में भी बहुत गड़बड़ है। तो यहाँ बहुत भरपूर संसाधन, प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी इतना गरीब देश है और इतना विपन्न है, इसलिए कि जो कमेरा या कमेरे की इज्जत नहीं होती। यहाँ हरामखोरों की इज्जत नंबर 1 पे, जो लूटपाट करे उसके नंबर 2 पे, जो श्रम करके खाएगा, हेरा फेरी खाएगा नंबर 3 पे, जो परिश्रम की कमाई खाएगा उसको सबसे समझा जाएगा। जबकि दुनिया के तमाम विकसित देशों में श्रमिकों का इतना ज़्यादा महत्व है, इतना ज़्यादा सम्मान किया जाता है, बहुत ज़्यादा, और उनका वेतन बहुत ज़्यादा है। जैसे अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति या 1-2 को छोड़ किसी को ड्राइवर नहीं दिया जाता, पूरा ईंधन दिया जाएगा, गाड़ियाँ दी जाएंगी, 4-4 ड्राइवर नहीं, ड्राइवर अपने रखो, क्योंकि ड्राइवर तो आदमी होता है, श्रमिक होता है, तो श्रम का बहुत वेतन देना पड़ेगा, जिससे उनके वो आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो यहाँ पर उल्टा है, इसीलिए इस देश की दुर्दशा है। परंतु झूठा इतिहास बता कि हमारा सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, हम बहुत पहले वायुयान बना चुके, हम ये भी कर चुके, वो भी, हम सर्जरी कर लेते थे जानवर का, आदमी में आदमी जानवर का। झूठी कल्पित कथाओं में युवाओं को और सबको जकड़ के रखा गया है, जिससे कि और इतना कि रात दिन 365 दिन पेपर से और रामलीला, कथा, भागवत, दुर्गा पूजा, गणेश पूजन, ये अब तो परशुराम यात्रा, राम यात्रा, पूरे 365 दिन उसको सोचने समझने का टाइम ही नहीं दिया जाता। जैसे कि जो बहुत चतुर व्यापारी होता है, तुम उसकी दुकान पर जाओ, इतनी बात करेगा कि तुम अपनी बात नहीं कह पाओगे, तुम दिमाग से कुछ सोच भी नहीं पाओगे, उसका वो उत्पाद लेके आओगे चाहे जैसे। इसी तरह से अब सरकारें लगी हुई हैं और अनर्जक वर्ग लगा हुआ। अभी हमारे कई लोगों ने बताया था कि अभी स्त्री शूद्रों ने दी था, पहले तो स्त्री शूद्रों को पढ़ने के नहीं दिया जाता था, तो लिखने वाले वही थे, पढ़ने वाले वही थे, इतिहास लिख दिया। जो सच्चा इतिहास था वो दबा दिया, वो जमीन में खुद के निकल रहा है, जमीन में गड़ा हुआ है, और जो उनका इतिहास कहीं पता ही नहीं है। 8-10 हाथ पैर के कहीं वो नहीं मिले जीवाश्म, जबकि करोड़ों साल पहले उसके मिल गए डायनासोर के। अमेरिका में एक पार्क सुरक्षित कर दिया गया, डायनासोर के जबड़े और टांगे सब मिलती हैं, लेकिन 8-10 पैर के देवी देवताओं के आज तक नहीं मिले। परंतु झूठी कथाओं के कारण इनका सभी चल रहा है। और जब ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी आरक्षक संघ की, जिसमें भेदभाव, पाखंड, आडंबर ये कुछ नहीं होगा, तो राष्ट्रीय एकता आएगी और राष्ट्र एक बार फिर विश्व में सर्वोपरि होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ, क्योंकि बहुत समय हो गया है, हम इस आशा से सभी से कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसको जन आंदोलन बनाना है, जन जन के मस्तिष्क में ये बात भरनी है कि इससे तुम्हारा और दुश्मन का भी भला होगा, जो अनर्जक है उनका भी भला इससे होगा, राष्ट्र का भला होगा। तो ये शिक्षा नीति को जन आंदोलन बनाना है और लगे रहना है।